हेलो एवरीवन। हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स। आज से जो है हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स के पढ़ाएंगे, जिसके अंदर कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और भी जितने सारे यूनिट्स हैं इसके अंदर कवर होंगे, जो कि आपको आपकी टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरर और नेट की एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। और ये मेरे बारे में बहुत कुछ सारी चीजें हैं जो कि आप देख सकते हो। और आज इस सीरीज से जो है हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के ये सारी जो है टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम जो है लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चॉइसेस, प्रेफरेंसेस कैसे बदलते हैं एक कंज्यूमर के, उन सारी चीजों को समझेंगे। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क किस तरीके का होता है एक कंज्यूमर का, वो देखेंगे। गेम थ्योरी देखेंगे हम। ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, इक्विलिब्रिया एंड देयर एफिशिएंसी प्रॉपर्टीज को हम जो है यहाँ पे समझेंगे। फैक्टर प्राइसिंग देखेंगे, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस देखेंगे, पेरेटो ऑप्टिमलिटी, कार्डल हिक्स, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स जैसे कि फंडामेंटल थ्योरम्स, सोशल वेलफेयर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जिसके अंदर की आप एक्सटर्नलिटीज, इसके अंदर हम देखेंगे। एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है, मोरल हजर क्या होता है, इसको वन बाय वन जो है हम पार्ट बाय पार्ट इस सीरीज में कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आए। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड ये किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड मार्शल 1819 में इन दिस लैंडमार्क बुक लाइक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो है उन्होंने डिमांड के कॉन्सेप्ट के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। मार्शल प्रोवाइडेड definitive formal statement of the law of demand. He was the first to use the graphical illustration like the downward sloping demand curve. तो पहली बार जो है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा 1890 में जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक के अंदर इस कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के बारे में उन्होंने बताया था, ग्राफिकल इलस्ट्रेशन दी थी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के बारे में। और उन्होंने जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी इंट्रोड्यूस किया था। In economics, demand refers to the quantity of a good or service that consumers are willing and able to purchase at various prices during a given period. It is not just a want but an effective demand backed by the ability to pay. तो इकोनॉमिक्स में डिमांड क्या होता है? डिमांड रेफर्स टू ए क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एक कंज्यूमर के द्वारा जो जो है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल पे जो है कंज्यूम किया जाता है। और वो डिमांड जस्ट वांट नहीं होता, उसकी इच्छा नहीं होती, बल्कि उसको पे करने की उसकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए। ठीक है। इफेक्टिव डिमांड होनी चाहिए बैक्ड बाय द एबिलिटी टू पे। ये चीजें आप ध्यान में रखें, अदरवाइज दैट इज ओनली ए डिजायर टू हैव ए कमोडिटी। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? The law of demand states that all other factors being equal, ceteris paribus, that is all other factors being equal का मतलब होता है ceteris paribus। ठीक है। There is an inverse relationship between price and quantity demand। तो कैसा रिलेशनशिप देखने को मिलता है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर या फिर डिमांड और प्राइस के अंदर? एक इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। जब भी प्राइस राइज होता है क्वांटिटी डिमांड जो है नीचे गिर जाती है। ठीक है। हमारी जो है डिमांड कम हो जाती है उस प्रोडक्ट की जब उसकी प्राइस राइज होती है। व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड राइज। जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस नीचे गिरती है तो उसके उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये जनरली मार्केट में हमें देखने को मिलता है। दिस हैपेंस प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट। ये किस लिए होता है? इनकम इफेक्ट की वजह से। यू फील रिचर व्हेन प्राइस ड्रॉप्स। जब भी प्राइस किसी भी चीज का नीचे गिरता है तो हमारी जो है हमें जो है रिचर फील होता है, क्योंकि उसी प्राइस से जो है हम अभी जो है ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर सकते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट का। ठीक है। एंड द सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, दो इफेक्ट्स जैसे कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट की वजह से जो है ये चीजें होती है। प्राइस राइज होने पर
क्वांटिटी डिमांड जो है फॉल होती है, और प्राइस नीचे गिरने पर, प्राइस फॉल्स होने पर क्वांटिटी डिमांड जो है राइज होती है। यू स्विच टू चीपर अल्टरनेटिव्स व्हेन प्राइस राइजेस। देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है टी एंड कॉफी। तो जब भी मार्केट में कॉफी का दाम बढ़ेगा तो हमारी जो है अल्टरनेटिव चॉइसेस जो है उसकी प्रति, जो अल्टरनेटिव गुड्स के प्रति जो हमारा डिमांड जो है इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कॉफी और टी के बीच में अगर कॉफी का दाम बढ़ता है, कॉफी का प्राइस बढ़ता है, तो हम जो है अल्टरनेटिव गुड जैसे कि हम टी की डिमांड जो है हमारी बढ़ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट की वजह से भी ये चीजें होती हैं। जब प्राइस राइज होती है किसी भी एक प्रोडक्ट का, तो उसकी जो है डिमांड नीचे गिर जाती है। यहाँ पे अगर कॉफी का दाम बढ़ रहा है तो हम जो है कॉफी नहीं कंज्यूम करके हम क्या करेंगे, टी कंज्यूम करेंगे, क्योंकि वहां पे हमारे पास अल्टरनेटिव मौजूद है। क्लियर? देन कोर कंजम्पशंस, सॉरी कोर एजम्पशंस। यहाँ पे एजम्पशंस भी, कुछ स्पेसिफिक एजम्पशंस भी होती हैं लॉ ऑफ डिमांड को कंसिडर करने के लिए, नहीं तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वहां पे काम नहीं करता ठीक से। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले जो हम कुछ एजम्पशंस जान लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, ठीक है। कांस्टेंट कंज्यूमर इनकम, द बायर्स डिस्पोजेबल इनकम मस्ट स्टे द सेम, इफ इंक्रीजेस द कंज्यूमर माइट बाय मोर इवन इफ द प्राइस राइजेस, एंड व्हिच वायलेट्स द लॉ। लॉ ऑफ डिमांड कब कंसीडर किया जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड कब काम करेगा, जब जो है कंज्यूमर की इनकम जो है कांस्टेंट रहेगी। अगर उसकी डिस्पोजेबल इनकम सेम रहती है तभी जाके लॉ ऑफ डिमांड जो है काम करेगा। अदरवाइज अगर उसकी इनकम इंक्रीज होगी तो वो प्राइस राइज होने पर भी एक प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर पाएगा, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जो कि लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करेगा। क्लियर है? देन स्टेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, factors like fashion habits, personal preferences must not change. If a product suddenly becomes trendy, demand may rise regardless of the price hike. तो देखिए यहाँ पे फैशन हैबिट्स और पर्सनल प्रेफरेंसेस जो है अनचेंज रहने चाहिए, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, सडनली बिकम्स ट्रेंडी। इफ ए प्रोडक्ट सडनली बिकम ट्रेंडी, अगर ट्रेंडी हो जाता है तो लोग जो है उसको खरीदने के लिए बहुत ज्यादा आगे आएंगे। डिमांड में राइज रिगार्डलेस ऑफ प्राइस हाइक, तो प्राइस बढ़े या ना बढ़े हमारी जो है डिमांड बढ़ जाएगी, अगर ये हमारे जो है टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंजेस हो गए थे, क्योंकि ट्रेंडी चीजों की और जो है सारी जनता भागती है। ठीक है, तो हैबिट्स और फैशन और पर्सनल प्रेफरेंसेस जो है अनचेंज रहने चाहिए, कोई चेंज उसमें नहीं दिखना चाहिए। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट दैट इज टी एंड कॉफी, टी वर्सेस कॉफी एंड कॉम्प्लीमेंट्स लाइक कार एंड पेट्रोल मस्ट रिमेन कांस्टेंट। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसके प्राइस जो है कांस्टेंट रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट गुड्स की जो है प्राइस कांस्टेंट रहेंगे, तभी जाके लॉ ऑफ डिमांड जो है काम करेगा। A drop in the substitute's price can decrease demand for the original product even if its own price has not changed. Substitute goods का अगर प्राइस डिक्रीज होता है, जैसे कि कॉफी और टी के बीच में अगर कॉफी का प्राइस जो है डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, डिमांड जो है उसी प्रोडक्ट के लिए जो है बढ़ेगा। जैसे कि कॉफी का प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है टी जो है उसकी डिमांड जो है अपने आप जो है घट जाएगी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस भी कांस्टेंट होनी जरूरी है लॉ ऑफ डिमांड को काम करने के लिए। ठीक है, नो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट, कंज्यूमर मस्ट नॉट एक्सपेक्ट सिग्निफिकेंट प्राइस चेंजेस इन द नियर फ्यूचर। आने वाले फ्यूचर में जो है प्राइसेस में कोई चेंज की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, इफ दे एक्सपेक्ट प्राइसेस टू सोअर टुमारो, दे माय बाय मोर टुडे इवन एट ए हाई प्राइस। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की संभावना है, अभी जो प्राइस है अभी अगर बढ़ के भी प्राइस है तो भी अभी जो है ज्यादा कंज्यूम करने की संभावना है, क्योंकि फ्यूचर में और भी ज्यादा प्राइस बढ़ सकता है। तो ऐसी अगर एक्सपेक्टेशन होगी तो लॉ ऑफ डिमांड वहां पे जो है फेल हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल। बट यहाँ पे अगर प्राइस राइज भी हुआ है लेकिन फ्यूचर में और प्राइस बढ़ने के चांसेस है, तो अभी क्या करेंगे, कंज्यूमर जो है उसको ज्यादा खरीदेंगे अभी के प्राइस में, क्योंकि फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो है ठीक से काम नहीं कर पाएगा। कांस्टेंट पॉपुलेशन साइज, द नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट एंड डेमोग्राफिक कंपोजिशन, एज सेक्स रेशियो शुड रिमेन द सेम।
तो यहाँ पे जो है डेमोग्राफिक कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, पॉपुलेशन जो है कांस्टेंट रहनी चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में ये ओवर द टाइम जो है चेंज होता रहता है। तो ये अनरियलिस्टिक है, बट यहाँ पे हमें एजम्पशंस के तौर पे मानना है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग ये सारी चीजों को कांस्टेंट रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, नॉर्मल गुड्स ओनली। द लॉ assumes the commodity is a normal good. It does not typically apply to given goods, highly inferior goods जिसको कि हम बोलते हैं, एंड वेबलिन गुड्स, प्रेस्टीज और स्टेटस सिंबल जो कि होता है, जो कि वेबलिन गुड्स होता है, जो कि प्रेस्टीज और स्टेटस सिंबल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये इन गुड्स के अंदर जो है, इन गुड्स के लिए जो है लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ओनली नॉर्मल गुड्स होने चाहिए। नॉर्मल गुड इन द सेंस जो कि हमारे डेली यूजेस में अभी चल रही है। गिफिन गुड्स ज्यादा इंफीरियर गुड्स नहीं होने चाहिए और ज्यादा प्रेस्टिजियस गुड्स भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन एंड फिस्कल पॉलिसीज अफेक्टिंग द प्रोडक्ट मस्ट रिमेन अनचेंज। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन और फिस्कल पॉलिसी है जो कि कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करता है, वो सारी चीजें भी अनचेंज होनी चाहिए। अगर ये जल्दी जल्दी एक साल के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे टैक्स और फिस्कल पॉलिसीज में, तो वो कंज्यूमर की डिमांड को जो है इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें भी अनचेंज होनी चाहिए। नेक्स्ट, देखिए द डिमांड कर्व, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन इसकी देखेंगे हम। द डिमांड कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, जो कि हमें डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखने को मिलता है। ये फीचर्स क्या है इसके? नेगेटिव स्लोप रिफ्लेक्ट्स द इनवर्स रिलेशनशिप, यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। मूवमेंट अलोंग कर्व, ए चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड कॉजेस ए मूवमेंट, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन अलोंग द एग्जिस्टिंग कर्व। तो एक ही कर्व में जब हमें मूवमेंट देखने को मिलता है तो वो किस लिए होता है? प्राइस चेंजेस की वजह से। तो मूवमेंट अलोंग कर्व वो होता है। ठीक है, शिफ्ट ऑफ द कर्व कब होता है? A change in non-price factors like income causes the entire curve to shift left or right। ठीक है, जब प्राइस में चेंजेस होता है तो डिमांड, एक ही डिमांड कर्व में जो है हमारी जो है मूवमेंट होती है किस तरफ? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जब ऊपर की तरफ मूवमेंट होगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब नीचे की तरफ मूवमेंट होगी तो एक्सपांशन होगी डिमांड के। ठीक है, लेकिन जब नॉन प्राइस फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अदर चीजें, सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस चेंज हो गई या फिर और कुछ चीजें चेंज हुई, तो वहां पे शिफ्ट देखने को मिलता है डिमांड कर्व में, जो कि नॉन प्राइस फैक्टर के चेंजेस होने की वजह से होता है। ठीक है, डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल इज ए टेबल दैट शोज द क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स। यहाँ पे देख सकते हो आप, टेबल में दिया गया है, यहाँ पे प्राइस है इन रुपीस और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसी डिमांड शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो है डिमांड कर्व ड्रॉ होता है। जब प्राइस 5 हुआ तो 10 यूनिट्स एक कंज्यूमर की डिमांड है, मान लो। जब प्राइस ड्रॉप हो रहा है 4, जब प्राइस 4 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड उसका जो है इंक्रीज हो गया 20 यूनिट्स। जब प्राइस 3 हुआ क्वांटिटी डिमांड 30, जब प्राइस 2 क्वांटिटी डिमांड 40, जब प्राइस 1 हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस ड्रॉप हो रहा है क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे आपको इंक्रीज होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा जो है ये डायग्राम, ये ग्राफ जो है उसी के अकॉर्डिंग शो किया गया है यहाँ पे। जब प्राइस 5 है, क्वांटिटी डिमांड 10। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी डिमांड जो है बढ़ रही है। तो यहाँ पे प्राइस कम होने पर एक्सपांशन देखने को मिलता है, प्राइस बढ़ने पर आपको जो है कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। क्लियर है? देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और द शिफ्टर, किन किन चीजों की वजह से जो है डिमांड कर्व में शिफ्ट देखने को मिलता है। व्हाइल प्राइस कॉजेस मूवमेंट अलोंग द कर्व, दीज फैक्टर्स कॉजेस द एंटायर कर्व टू शिफ्ट लेफ्ट और राइट। जैसे कि इनकम, फॉर नॉर्मल गुड्स एज इनकम इंक्रीजेस डिमांड शिफ्ट्स राइट। नॉर्मल गुड के केस में अगर देखें, जैसे इनकम बढ़ता है किसी कंज्यूमर का या फिर राइज होता है तो डिमांड कर्व जो है राइटवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है,
taste and preferences. If a product becomes trendy like electric car, demand shifts right. तो कोई भी प्रोडक्ट जब ट्रेंडी हो जाता है, टेस्ट और प्रेफरेंस जब ज्यादा लोग उसको कंज्यूम करने लगते हैं, तो जो है उसकी डिमांड जो है बढ़ती है और डिमांड कब जो है राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लाइक सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स. इफ द प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस, द डिमांड फॉर टी ए सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस. जब भी कॉफी की प्राइस राइज होगी तो उसके अल्टरनेटिव टी की जो है डिमांड जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। Complements. If the price of the printer falls, the demand for ink cartridge a complement increases. जब प्रिंटर की प्राइस फॉल होगी तो उसकी इंक की डिमांड जो है इंक्रीज हो जाएगी, इंक कैटरेज की डिमांड जो है इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब प्राइस फॉल हो रहा है कॉम्प्लीमेंट गुड का, प्रिंटर का, तो ज्यादा आप प्रिंटर डिमांड करोगे, तो प्रिंटर डिमांड ज्यादा करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो है इंक कैटरेज की डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आपको उससे प्रिंट करना है और प्रिंटर में इंक कैटरेज लगता है टू प्रिंट द पेपर्स, टू प्रिंट द कैलीग्राफी, ठीक है। तो जो भी चीजें आप प्रिंट करना चाहते हो उसके लिए इंक चाहिए और इंक की डिमांड भी बढ़ जाएगी जब आप प्रिंटर सस्ते दाम में खरीदोगे, ठीक है। एक्सपेक्टेशन. इफ यू एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ गोल्ड टू राइज नेक्स्ट मंथ, योर डिमांड टुडे विल इंक्रीज. अगर आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ गोल्ड की प्राइस और ज्यादा बढ़ने वाली है, तो अभी के टाइम पे जो है जितना भी उसका प्राइस होगा उसको और ज्यादा आप जो है, अगर हाई प्राइस भी होगा तो फ्यूचर में और प्राइस बढ़ने की पॉसिबिलिटी है बोल के सोच के जो है आप उसकी डिमांड अभी बढ़ा दोगे, उसको जो है ज्यादा खरीदोगे, ठीक है। तो दिस ऑल दिस आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. नंबर ऑफ बायर्स, मोर कंज्यूमर इन मार्केट नेचुरली इंक्रीज टोटल डिमांड. ज्यादा कंज्यूमर ज्यादा डिमांड देखने को मिलता है, टोटल डिमांड जो है बढ़ती है. और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं लॉ ऑफ डिमांड के, जैसे कि यहाँ पे इन रेयर केसेस द डिमांड कर्व कैन स्लोप्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोप्स भी सॉरी अपवर्ड स्लोप्स भी कर जाता है किसी किसी केसेस में, तो उसको हम एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे बेबलिन गुड की केस में, बेबलिन गुड्स कौन सी चीजें होती हैं, लग्जरी आइटम्स, जैसे कि लाइक डिजाइनर वॉचेस वेयर ए हायर प्राइस मेक्स देम मोर डिजायरेबल एज स्टेटस सिंबल. तो जितने भी महंगे घड़ी, सोनाटा, ये फिर आपकी जो है ये टाटा का टाइटन्स, ठीक है, और भी जो रोलेक्स, ये सारी वॉचेस जो है बहुत महंगी आती हैं, तो ये वॉचेस की डिमांड बहुत ज्यादा होती है उसकी प्राइस हाई होने पर भी, क्योंकि उसको एज ए स्टेटस सिंबल, एज ए प्रेस्टीज गुड जो है लोग खरीदते हैं. कम्स अंडर कंस्पिशियस कंजम्पशन दैट इज गिवन बाय वेबलिन. इसको हम कंस्पिशियस कंजम्पशन भी बोलते हैं, जो कि वेबलिन के द्वारा एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया. गिवन गुड्स हाईली इंफीरियर स्टेपल्स, जैसे कि लाइक bread rise in extreme poverty where people buy more as the price rises because they can no longer afford better food. जब भी प्राइस राइज होता है ऐसे इंफीरियर गुड्स का, तब उसकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि एक एक्सट्रीम पोवर्टी की कंडीशन में जो है लोग और ज्यादा अच्छे फूड्स को जो है अफोर्ड नहीं कर पाते, बेटर फूड्स को. इसी वजह से जो है वो प्राइस राइज होने पर भी इंफीरियर गुड्स को कंज्यूम और ज्यादा करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो है ठीक से काम नहीं करता, एक्सेप्शन वहां पे देखने को मिलता है. बैंडवागन इफेक्ट्स की अगर बात करें, इसको हम जो है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, जो कि डुसेनबेरी के द्वारा दिया गया था. एज मोर पीपल बाय इट, द प्रोडक्ट बिकम्स मोर फैशनेबल which attracts even more buyers who want to join the crowd. Individuals demand commodities because others are doing so. तो यहाँ पे जब कोई प्रोडक्ट बहुत ही फैशनेबल हो जाता है तो बहुत सारे कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करता है उसकी तरफ, टू ज्वाइन द क्राउड, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग उसको खरीद रहे हैं, तो उस लोग भी चाहते हैं हम भी वो चीजें खरीदें. तो वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, दिखावे के लिए लोग जो है सब जो है क्राउड में उस चीज को खरीदने के लिए आगे बढ़ते हैं. तो उस केस में भी प्राइस फॉल हो रही है, राइज हो रही है, वो मैटर नहीं करता, लोग किसको ज्यादा खरीद रहे हैं, कौन सी चीज ज्यादा खरीद रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है. So individual demand commodities because other are doing so. This is called bandwagon effect and also known as demonstration effect. ठीक है. Snob effect की अगर बात करें, individuals demand commodities because other are not demanding them as these commodities have prestige value or exclusive than others. Snob effect कौन सी चीजें, जो भी हायर प्राइस प्रेस्टीज वैल्यू के लिए जो चीजें कंज्यूम करी जाती हैं, जैसे कि
डायमंड की ज्वेलरीज, रेयर कार, एंटिक पीसेस जो है इसके अंदर आती हैं। एंटिक पीसेस, लिमिटेड एडिशंस की चीजें, उन सारी चीजों को कोई नहीं खरीद रहा होता, लेकिन हमें अलग दिखने के लिए, अलग दिखने के लिए जो है हम वो चीजें कंज्यूम करते हैं। तो स्नॉब इफेक्ट के लिए ये चीजें होती है। वहां पे प्राइस ज्यादा हो या कम हो ये मैटर नहीं करता, और प्राइस बढ़ने पर भी जो है लोग उसको ज्यादा कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बैंडवागन इफेक्ट और स्नॉब इफेक्ट के बीच में एक डिफरेंस इस टेबल पे दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे फीचर्स में कंज्यूमर गोल क्या होता है बैंडवागन इफेक्ट के अंदर, टू फिट इन एंड फॉलो द क्राउड। यहाँ पे क्राउड को फॉलो करते हैं कंज्यूमर्स, बट स्नॉब इफेक्ट के अंदर टू स्टैंड आउट एंड बी एक्सक्लूसिव। यहाँ पे क्राउड को फॉलो नहीं किया जाता, क्राउड से अलग होके जो है चीजें खरीदी जाती है स्नॉब इफेक्ट के अंदर। ठीक है, नेटवर्क एक्सटर्नलिटी की अगर बात करें तो पॉजिटिव होती है यहाँ पे मोर यूजर मोर डिमांड। यहाँ पे नेगेटिव होती है मोर यूजर लेस डिमांड। जिस चीज को लोग ज्यादा खरीदते हैं उसको वो लोग नहीं खरीदते, जो कि एक्सक्लूसिव रहना चाहते हैं। ठीक है, यूनिक रहना चाहते हैं, यूनिक दिखना चाहते हैं। वो लोग ज्यादा जिसको खरीद रहे हैं उसको नहीं खरीदेंगे, यूनिक चीजें खरीदेंगे, एंटिक पीसेस खरीदेंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स स्मार्टफोन्स, वायरल फैशन, सोशल मीडिया एप्स, ये जो है ट्रेंडी चीजें होती हैं। बैंडवागन इफेक्ट, लोग जिसकी तरफ ज्यादा भागते हैं उसकी तरफ और भी लोग भागते हैं पीछे पीछे। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है स्नॉब इफेक्ट की अगर बात करें, रेयर एंटिक पीसेस, लिमिटेड एडिशंस, लग्जरी कार्स आर एग्जांपल्स ऑफ स्नॉब इफेक्ट। यहाँ पे इन सारी चीजों को अलग दिखने के लिए लोग जो है खरीदते हैं, प्रेस्टीज वैल्यू के लिए, स्टेटस सिंबल के लिए लोग खरीदते हैं। डिमांड कर्व की अगर बात करें, डिमांड कर्व जो है बैंडवागन इफेक्ट के अंदर फ्लैटर होता है, मोर इलास्टिक होता है। मतलब थोड़ी सी अगर चेंजेस हो जाए यहाँ पे प्राइसेस पे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा जो है डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो फ्लैटर होता है यहाँ पे डिमांड। बट स्नॉब इफेक्ट के अंदर जो है डिमांड का स्टीपर होता है, लेस इलास्टिक होता है, प्राइस का कुछ ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट नहीं देखने को मिलता स्नॉब इफेक्ट के अंदर। तो ये थी आज के लिए, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ऑब्वियसली समझ आई होंगी, आई होप। तो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और भी आगे जो है मैं और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेके आऊंगा इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, ताकि आपको जो है टीजीटी, पीजीटी, नेट, लेक्चरर्स के एग्जाम में हेल्प कर सके, और जो है आप इसी तरीके से सारी चीज कॉन्सेप्ट जो है इजी तरीके से सीख पाओ। ठीक है, तो और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप इन लिंक्स को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे economicshelp.org, इकोनॉमिक्स रिलेटेड हेल्प के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो इस लिंक के थ्रू, ताकि जो है आप और भी इस पीडीएफ की लिंक मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से जाके आप इस कम्युनिटी की लिंक को भी अवेल कर सकते हो। वहां पे इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इस कम्युनिटी की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, और जो है हमारी पीडीएफ नोट्स और पीवाईक्यूज और अदर चीजें जो है डिफरेंट एग्जाम्स के लिए आप अवेल कर सकते हो इसी प्लेटफॉर्म में। टेलीग्राम में भी हमारा अकाउंट है, तो वहां पे भी आप जाके इस लिंक के थ्रू जो है ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर सकते हो, और यूट्यूब के लिए ये चैनल फॉलो कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।